अब कहाँ क्या मिलेगा। पर एक बात तो बार बार उठ कर के सामने तो आ रहा है ना कि प्रधानमंत्री, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कह लीजिए राहुल लाल जी, फिर मैं जाऊंगा गिरीश शर्मा जी के पास, ए के भामरी जी के पास, इनसे एक सवाल भी कर बस नहीं कुछ पाए। हाँ। बस मैं खाली कुछ सेकंड में ही कहूंगा कि देखिए, जो मैंने कहा कि जो ठाकुरों की नाराजगी को लेके, देखिए पश्चिमी यूपी में हम लोगों ने महापंचायत सुने हैं, जाटों के महापंचायत, दूसरों के महापंचायत खूब सुने हैं, लेकिन अब अलग अलग सीरीज में जो है कि ठाकुरों के महापंचायत हो रहे हैं। धौलाना में हो चुका है पंकज जी, बाकी वो पूरे के पूरे अलग अलग हिस्सों में रखा जा रहा है। तो ये एक बिल्कुल एक नया सा स्थिति जो है हमने पाया कि भाई ठाकुरों के बिल्कुल नाराजगी के महापंचायत हो रहे हैं। बस ये एक मैं सूचनार्थ यहाँ पे रखना चाह रहा था। अब इस नाराजगी को कौन किस रूप में विश्लेषण करे, लेकिन अगर मैं फिर से संजीव बालियान के मामले पे कहूं, संगीत सोम वहां पे देखिए, चूंकि संजीव बालियान ये मान के चलते हैं, संगीत सोम ये मान के चलते हैं कि वो जो अपना चुनाव हारे थे उनको संजीव बालियान ने ही हरवाया था। और ऐसे स्थिति में इस समय संजीव बालियान के विरुद्ध अगर बिगुल किसी ने फूका है, तो संगीत सोम जी ने खुद ही बिगुल फूक दिया है। तो ये स्थितियां पंकज जी, बीजेपी के भीतर जो अलग अलग गुटबंदी है, वो उसके ऊपर भी हम लोगों को विमर्श में ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल, लेकिन जो बीजेपी के लिए मैं क्लीन स्वीप की स्थिति सीधे सीधे देख रहा था पश्चिमी यूपी में, वहां पे एक अच्छा खासा संघर्ष के मुकाबले की स्थिति नजर आ रही है। ये बात मैं रखना चाह रहा हूं। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यही उठ रहा है डॉक्टर गिरीश शर्मा जी कि चुनाव में कैंपेनिंग भी तो बहुत जरूरी होता है। आपके विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, विपक्ष में कमियां क्या रही हैं, आपको जनता वोट क्यों दे, ये जनता चाहती है कि आप उनके बीच में जाइए। आखिरकार अगर आप कैंपेन नहीं करते हैं तो जनता के बीच में तो नेगेटिव मैसेज जाता है। बीजेपी कैंपेनिंग में बहुत आगे दिखाई पड़ रही है, तमाम बड़े नेता मैदान में उतरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव कल रात तक टिकट बदल रहे थे। ऐसे में बार बार सवाल तो ये उठता है कि आपने खूब रणनीति बनाई। अभी एक न्यूज ये भी चल रहा है कि अतुल प्रधान नाराज हुए तो गुस्से में उन्होंने कह दिया कि अभी करो रिजाइन, करके दिखा रिजाइन तू। ये बात चल रही है। आपको लगता है कि जिस सीट पर अतुल प्रधान को टिकट दे करके उनसे छीन लिया गया हो, वो अतुल प्रधान उस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करेंगे? क्या आपको लगता है कि मुरादाबाद में एसटी हसन रुचि वीरा के मदद में आएंगे? क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है? क्या ऐसा आपको दिखाई पड़ता है कि बदायूं में जहां शिवपाल यादव लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं कि यहां की इकाई ने पास कर दिया है कि आदित्य चुनाव लड़े? सवाल ये उठता है कि जब जनता के बीच में एक पार्टी के प्रत्याशी को ही लेकर के कंफ्यूजन रहेगा और वो पार्टी कैंपेनिंग करेगी ही नहीं, वो कैंडिडेट के सिलेक्शन में ही व्यस्त दिखेगी, तो जनता उस पर भरोसा दिखाएगी क्या? आपको नहीं लगता कि चुनाव के मैदान में उतरने से पहले ही बड़ा इजी सा वॉक ओवर दे दिया जा रहा है बीजेपी को? मेरा सवाल तो ये है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ ऑडियंस लिख रहे हैं कि सपा बीजेपी के प्लानिंग के तहत अदला बदली कर रही है। ये एक अशोक सांवरिया लिख रहे हैं। अब आप समझिए कि इस तरह की बात होने लगी है। क्या मतलब है इसका? पंकज जी, इस चर्चा में आपने जो सवाल उठाए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, और मैं इन सवालों पर आने से पहले तो ये बताना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन किस ग्रंथि का सामना कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे सवालों और संविधान और लोकतंत्र को कुचलने जैसी कूटनीति के सवालों पर जो जनता की नाराजगी थी, उसको मुखर रूप देने के लिए प्रधानमंत्री पद के कुछ दावेदारों ने और कुछ राजनीतिक शक्तियों ने, जो वाकई राजनीति करने वाली शक्तियां हैं जैसे वामपंथी दल, इन्होंने मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाया था। लेकिन इस इंडिया गठबंधन के बनने के बाद जिस तरह की आशा की किरण भारत की जनता में दिखाई दी थी, उसका एक प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में बेहद बौखलाहट इस गठबंधन को लेकर के पैदा हुई थी।
और उन्होंने इसका नाम तक इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन बिगाड़ने की कोशिश की थी। तो इसी ग्रंथि से ये इंडिया गठबंधन के जो पोटेंशियल वाले दल हैं और उनके नेता हैं ग्रसित हैं कि लोग बीजेपी से नाराज हैं, बीजेपी में फूट है, टिकट वितरण को लेके असंतोष है, जैसे कि गाजियाबाद, कानपुर वगैरह की खबरें आ रही हैं, मुजफ्फरनगर की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। तो इंडिया गठबंधन का सारा मनोविज्ञान इसी पर केंद्रित हो गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, यद्यपि इसमें कई ऐसे दल हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर इंडिया गठबंधन में है, जैसे कि वामपंथी दल, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उन्हें शामिल नहीं किया गया। दो दलों ने समझौता कर लिया। और हमारे वक्ता साथी कह रहे थे टिकट वितरण में मैं भी भ्रमण कर रहा हूं, आज भी मैं सीतापुर, शाहजहांपुर और लखीमपुर से होता हुआ शाहजहांपुर में आया हूं, रात को यही हूं। तो मैं अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी था। टिकट वितरण में क्या क्या नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी का हाथरस सुरक्षित सीट से जो प्रत्याशी है वो सहारनपुर जिले का रहने वाला है और कोई नामी गिरामी आदमी नहीं है, वो एक साधारण सा आदमी है। हाथरस की जनता पूछ रही है एक दूसरे से, भाई ये प्रत्याशी कौन है। फतेहपुर सीकरी में इस बार बीजेपी से बेहद नाराजगी है, लेकिन कांग्रेस ने वहां जो प्रत्याशी दिया है उसको कांग्रेस वाले ही सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में और जब टिकटों का वितरण, आपने ठीक कहा, अतुल गर्ग या एसटी हसन, मैंने अपना लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन में ये देखा है, जिसका टिकट कटता है वो अपनी पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो ऐसे लोग जिनकी टिकटें कट रही हैं वो उस पार्टी के पक्ष में तो प्रचार कदापि नहीं करेंगे, वो निश्चय ही अपनी पार्टी की जड़ों में मट्ठा बोएंगे। तो इन हालातों में बड़ा मुश्किल है। बीजेपी का प्रचार में एज आगे है, ये मैं स्वीकार करता हूं। मैं बीजेपी की नीतियों का मुखर विरोधी हूं, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो तो दिख रहा है। मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी घूम रहे हैं। 2 दिन पहले योगी जी हाथरस में थे, अलीगढ़ में थे, लगातार दौरे कर रहे हैं। राजनाथ जी दौरे कर रहे हैं। जहां लोगों में नाराजगी है वहां राष्ट्रीय नेताओं को भेजा जा रहा है, और यहाँ जुम्मा जुम्मा नेता ही राष्ट्रीय कितने। एक सवाल ये भी सोचिए, कांग्रेस पर राहुल जी हैं, वो वायनाड में फंस गए, वो फंस गए। मैं जानबूझ के कह रहा हूं। अब तो ये क्लियर भी हो गया कि शायद वो यहां से चुनाव लड़ेंगे नहीं। लेकिन भामरी साहब, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में अगर विपक्ष की पार्टियां कैंपेनिंग इस तरीके से करती है, कहीं समन्वय नहीं दिखता है, तो आपको नहीं लगता है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही ये विपक्ष की करारी हार है? हो सकता है अगर बीजेपी के विरोध में बहुत बड़ा अंडर करंट हो और उसका फायदा विपक्ष को मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कैंपेनिंग। क्या कैंपेनिंग को लेकर के, जहां 2 चरण में मतदान हो, उसके बारे में विपक्ष की कोई योजना हमें अभी तक नहीं पता है? हमें यह पता है 6 तारीख को सहारनपुर की रैली करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि अखिलेश यादव कब रैली करेंगे। मुझे यह नहीं पता है अखिलेश यादव कहां आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कहां पहुंचने वाले हैं, कांग्रेस के कौन से नेता प्रचार करने वाले हैं। सवाल इतने गंभीर हैं जिसके जवाब भले ही चुनाव परिणाम में नजर आए, लेकिन हर चुनाव में कैंपेन का जितना बड़ा महत्व रहता है वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। सबसे पहले सभी आदरणीयों को प्रणाम। पंकज जी, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छा पूछा है कि कैंपेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक इलेक्शन। सबसे पहले हमें रणनीति समझनी पड़ेगी कि विपक्ष कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं लेके आ रहा कि उनका अभी तक चुनावी बिगुल बजा नहीं है। पश्चिमी अगर हम यूपी में जाते हैं तो 80 सीट हैं, और ये पश्चिम यूपी, इसको कहा जाता है कि यही इलेक्शन का और चुनाव का मूड तय करता है। तो सबसे पहले सरकार बनाने के लिए पश्चिम यूपी को जीतना बहुत जरूरी है। दूसरा कि अभी हमने देखा कि इंडियन अलायंस से अखिलेश यादव जी ने गठबंधन इसलिए करा था ताकि मुस्लिम वोट बटे ना, वो एक तरफा है।
इसलिए अलायंस की सबसे बड़ी खासियत यही। अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 45 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जहां पे 50% से ज्यादा माय फैक्टर है, और अगर हर सीट पे देखा जाए तो मुझे लगता है 30 से 32% से ऊपर हर सीट पे है। और अभी तक अखिलेश यादव जी की जो इलेक्शन प्लानिंग थी उसमें जाट और मुस्लिम फैक्टर मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर जैसे भी अभी आपने बहुत सारी सीटों का नाम लिया है, 16 सीट पश्चिम यूपी में ऐसी हैं, कुछ मैं नाम लेना चाहूंगा। सहारनपुर है, बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, नगीना, संभल, रामपुर, आजमगढ़, तो मुझे लगता है अब तो सभी को पता है, फिरोजाबाद। अब ये सीट्स इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं और ये फंस चुकी हैं ये सारी सीट, क्योंकि प्लानिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है विपक्ष की। तो मुझे लगता है यहाँ पे तिकोनिया लड़ाई की, जैसे हम पहले सोच रहे थे जब इंडियन अलायंस आया था, अब ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे तो इन सीट की कहानी ही अलग जा रही है। और दूसरी एक इंडियन एयरलाइंस ने एक बात और कही थी कि एंटी मोदी वेव है। मुझे लगता है कि बायपोलर है, यहाँ पे कोई एंटी मोदी वेव नहीं है, और इसलिए इनके लिए इलेक्शन अब बहुत मुश्किल बनता जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी देखिए लास्ट वीक इन्होंने 7 दिनों में कम से कम 7 से ज्यादा ऐसी सीट है जिसपे फटाफट इन्होंने नाम लास्ट मिनट पे चेंज करे हैं। तो ये मुझे लगता है ये रणनीति नहीं है, ये कंफ्यूजन की अब सिचुएशन आ गई है, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो ये तो बीजेपी को वॉक ओवर दे देंगे, बिना लड़े ये चुनाव हारने की हालत में आ जाएंगे। अगर इवन एसटी हसन जी ने तो एक एलिगेशन भी लगाया था कि टिकट बदलने के जो फैसले हैं वो अखिलेश यादव जी खुद नहीं ले रहे हैं, ये कहीं इनको हाई कमांड से ऑफर, या इनको हाई कमांड से जैसे इंडियन अलायंस से इनको ये निर्देश आ रहे हों। और मुझे लगता है मैं मोदी MODI तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 24 के इलेक्शन में मैं एक नया टर्म देना चाहूंगा, MOD, जिसे कहेंगे मुस्लिम, OBC और दलित। मुझे लगता है ये विनिंग कॉम्बिनेशन है अगर यूपी में खासकर देखा जाए, और बीजेपी इसके बहुत क्लोजेस्ट है। तो इलेक्शन में क्या है, 24 के इलेक्शन में जो इस कॉम्बिनेशन के क्लोज आएगा ना, उसको जीत मिलनी तय है। और अखिलेश यादव जी एसपी पार्टी के लिए तो मुझे लगता है समाजवादी के लिए कि जो जीती हुई सीटें हैं सबसे पहले आपको वो बचाना जरूरी है, क्योंकि ये अब आपके वर्चस्व की लड़ाई बन गई है। अब मुरादाबाद और रामपुर सीट इनके गले की हड्डी बन चुकी है, और मैंने जैसे पहले कहा था कि आजम खान जी अब एक ट्रोजन हॉर्स बन गए हैं कि वो इतना नुकसान इनको देंगे, चाहे इनकी पार्टी में रहे या बाहर से रहे, इनकी पार्टी को नुकसान देना तय है। और ऊपर से शिवपाल यादव जी, ये दो चेहरे इनके चुनावी मैदान को मुझे लगता है तितर बितर कर सकते हैं। और अब अलायंस देखा जाए कि अखिलेश यादव जी की ऐसी क्या रणनीति थी कि उन्होंने इंडियन अलायंस का साथ थामा। 17 सीटें कांग्रेस को उन्होंने ऐलान करा, 63 सीटों पे वो खुद लड़ेंगे। अब जब ऑपोजिशन का, इंडियन अलायंस का एक मकसद ये था कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी जो भी ऑपोजिशन पार्टी है जो बीजेपी के अगेंस्ट है, उन सबको एक साथ लाया जाए ताकि उनका वोटिंग परसेंटेज या विनिंग कॉम्बिनेशन को बढ़ाया जा सके। और इसमें एक चीज और थी कि मल्टीपल पार्टीज ना लड़े, ज्यादा से ज्यादा पार्टीज ना लड़े। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये नाम आपने जो लिए, ये सारे नाम, ये इनकी प्लानिंग फेल है। अपना दिल का नहीं, अलायंस आप प्लानिंग देखिए, फेल है, प्लानिंग फेल हाँ है जी। भामरी साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं एक मैं चीज इसमें पूछना पंकज जी एक चीज और कहना जी चाहता था, अपना दल का अलायंस है इंडियन के गठबंधन के साथ, लेकिन अखिलेश यादव के साथ नहीं है। तो अब ये बात देखिए कि इनकी सारी जो भी अभी तक टिकट बंटवारा है, मोदी जी इलेक्शन कैंपेनिंग कर चुके हैं, स्टार प्रचारक की लिस्ट आ चुकी है, और ये यहाँ पे अब टिकट बंटवारा शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिए बहुत पीछे चल रहे हैं हम ये इलेक्शंस में।